नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है स्वस्थ भारत। भारत के हर शहर में या दुनिया के तमाम देशों में एक ऐसी बीमारी है जिसकी चर्चा जब आप करते हैं तो आदमी एक बार अचानक से डर जाता है। वैसे तो कई बीमारियां हैं, लेकिन जिस बीमारी का जिक्र अभी हम करना चाहते हैं वो है कैंसर। जैसे ही यह पता चलता है कि किसी आदमी को कैंसर है या उसको कैंसर होने की आशंका है, उसका पूरा परिवार डर जाता है, वो आदमी डर जाता है और फिर उसके साथ के जो लोग हैं वो भी डर जाते हैं। आमतौर पर आदमी ये मानता है कि अगर कैंसर हो गया तो शायद वो ज़िंदा नहीं रहेगा आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में। तो एक डर का माहौल रहता है। लेकिन कैंसर में कई सारे रिसर्च हुए हैं, कई सारी थेरेपीज हैं और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कैंसर के जो रोगी हैं वो स्वस्थ होकर अपनी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं कैंसर पर। कैंसर क्यों होता है, कैसे इलाज कराते हैं और इससे जुड़े तमाम सवालों को के जवाब ढूंढना चाहेंगे अगले आधे घंटे तक। और इस पर बात करने के लिए हमने एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है अपने स्टूडियो में जिनका नाम मेडिकल ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में भारत में काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। और डॉक्टर कुमार प्रभास, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, इस डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं और इनके पढ़ाए हुए कई सारे डॉक्टर्स देश के अलग अलग शहरों में अच्छी तरीके से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और आप भी मुंबई में मरीजों को देखते हैं और तमाम लोगों से संवाद करते रहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा सौभाग्य है कि आप अपना व्यस्ततम समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए। सर, सबसे पहले तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे कैंसर होता है और जब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो अगर वो लास्ट स्टेज का है, मतलब चौथे स्टेज में, तो कई सारी चीज़ें नहीं रहती हैं उसके अख्तियार में। तो डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं, अगर ये पहले दूसरी या तीसरे स्टेज में पकड़ में आ गया होता तो हमारे पास इसका क्योर है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे आदमी पता लगाए कि भाई उसको कैंसर है या उसको जो बीमारी अभी जो तकलीफ हो रही है वो कैंसर हो सकती है? नमस्ते रवि जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये आपने जो सवाल पूछा उसके दो मायने हैं। मैं दोनों तरफ की बात करूँगा कि कैसे उसको जल्दी पता करें, एंड दूसरा मायने है कि अगर हम लेट पता करते हैं तो क्या बिल्कुल होपलेस हो जाता है। तो जो पहली बात है कि हम जल्दी कैसे पता करें, तो उसके लिए जो बेसिक चीज़ है कि हमें कोई भी अगर तकलीफ़ हो और वो तकलीफ़ जा ना रही हो, जैसे बुखार हो वो जा ना रही हो, खांसी हो जा ना रही हो, वज़न कम हो रहा हो, उसका कोई ऑब्वियस रीज़न ना हो, कहीं कोई गांठ दिखे बॉडी में और वो गांठ जा ना रही हो, या फिर कहीं पर आपको ब्लीडिंग दिखे और लगे ये पहले नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब है कि बड़े सारे जो सिम्टम हैं, और जैसे मैंने चीज़ें बताई, बुखार बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो कोई अगर सिम्टम जा ना रही हो क्योंकि वो ओवरलैप करती है कैंसर के सिम्टम और दूसरे चीज़ों से, तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी राय ज़रूर लेनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी पकड़ में आए। जनरली क्या होती है कि हमारे समाज में हम जनरली डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है और मैं नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बिना सिम्टम के जाना चाहिए, बट अगर कोई तकलीफ़ हो और वो ना जा रही हो तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये आपको ध्यान करेगा कि आपकी बीमारी जल्दी पिकअप हो। जैसे कि विदेशों से कंपेयर की गई है हमारे नंबर की, हमारे जल्दी वाले स्टेज के कितने कैंसर होते हैं और लेट वाले कितने होते हैं। तो विदेशों में अगर 70% जल्दी वाले होते हैं तो हमारे यहाँ 30% जल्दी वाले होते हैं। और उसका रीज़न क्या है? अगेन हमारे पास हेल्थ केयर और डॉक्टर के पास ना जाना, और मैं साथ में ऐड करूँगा कि हमारे पास जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है लोगों को। एक तो है कि जाना, लेकिन जाने के लिए कहीं जाने की जगह होनी चाहिए। जी जी। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी है, वो भी लिमिटेड है। वो थोड़ा बढ़ना चाहिए जिससे लोग वहाँ जा पाएँ। मेरा अगला सवाल इसी का विस्तार है। वो ये है कि जैसे हम लोग रांची में बैठकर बात कर रहे हैं और झारखंड एक छोटा सा राज्य है। इस तरह के तमाम राज्य भारत में हैं जो सुदूर हैं, जो दिल्ली से दूर हैं, जो मुंबई से दूर हैं, या फिर वैसी जगहों से दूर है जहाँ बड़े अस्पताल हैं। तो जब भी कोई बीमार होता है ऐसे राज्यों में, ऐसे राज्यों के शहरों या गाँवों में या रांची से छोटे शहरों में,
तो पहला तो उसके सामने दिमाग में आता है कि भाई आखिर इलाज के लिए जाएँ कहाँ, क्योंकि यहाँ तो है नहीं इलाज उपलब्ध। तो कुछ वक्त उसमें ही लग जाता है कि अस्पताल को चुनना है, किस अस्पताल में जाना है। फिर कई सारे लोग बेमतलब की सलाह या कभी कभी ज़रूरी सलाह भी देते हैं कि ठीक है यहाँ भी चले जाते, थोड़ा आयुर्वेद कर लेते, थोड़ा सा ये खा लेते, थोड़ा वो खा लेते। तो एक तरीके से डेविएशन होता है मरीज का। तो कैसे जब अस्पताल को चुनना हो किसी भी आदमी को, अगर झारखंड की ही बात करें तो अस्पताल के चुनाव के वक्त या डॉक्टर के चुनाव के वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए और ट्रीटमेंट उसको बेस्ट मिल जाए? तो आपका जो सवाल पे आने के पहले एक पार्ट में मिस कर गया था लास्ट क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा एलोबरेट कर दो जिससे कि लोगों की थोड़ी तसल्ली रहे कि अगर आपकी एडवांस स्टेज डिजीज़ हो तब भी आज के टाइम में इलाज है, सबका नहीं, बहुत सारे बीमारियों का। और मैं रवि जी का एग्जांपल लेना चाहूँगा। मैंने इनसे परमिशन ली थी इनके एग्जांपल देने के लिए कि रवि जी कैंसर सर्वाइवर हैं और इनकी बीमारी काफ़ी बढ़ी हुई थी और आप देख सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेते हैं और बिल्कुल बढ़िया अपना सारा काम करते हैं। तो मैं बोलूँगा डिस्पेयर, दुखी नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एडवांस स्टेज डिजीज़ हो तब भी उसका इलाज है और उसको पता करना चाहिए क्या उसके लिए अच्छा इलाज है कि नहीं, हो तो लेना चाहिए। कमिंग टू आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि अब ये एक्सेस कैसे हो जो इलाज के लिए, और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हम कैसे चूज़ करें। तो एक्सेस की डिस्पैरिटी तो है हमारे देश में कि डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट तरह के एक्सेस हैं। हमारा राज्य जहाँ से मैं पला बढ़ा और यहाँ पे जो झारखंड है, वहाँ पे ये बिल्कुल एक चैलेंज है कि जो एक्सेस टू ट्रीटमेंट है वो एक फॉर कैंसर के लिए खासकर वो एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड जगहों पर कैंसर की केयर है। जहाँ तक मुझे ध्यान है रांची में है, बोकारो में है और जमशेदपुर में है। ये 3 जगह का मुझे पता है और आई एम श्योर ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये काफ़ी नहीं है। और यहाँ भी जो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर एक होना चाहिए उसमें उसकी ज़रूरत है। ये जो कैंसर सेंटर हैं उसमें केयर हैं, बट उसमें कोई डाउट नहीं है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसके हालत में भी पेशेंट क्या करे, वो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आज के टाइम में मेरे ये बोलने से कि नहीं है उनके सोल्यूशन तो नहीं मिलती। तो मैं जो अब बताऊंगा वो है सोल्यूशन क्या है उसके लिए जी। तो पहला तो है कि बिल्कुल अगर आपको कोई तकलीफ हो, कैंसर की लगे शक, जरूर इन जगहों पर जरूर जाइए। अगर इन जगहों से आपको सोल्यूशन ना मिल रहा हो तो झारखंड गवर्नमेंट ने कई जगहों से अपनी अटैचमेंट ली हुई है। उनकी स्कीम है जिसकी तरफ से वो किसी भी कैंसर पेशेंट को इलाज के लिए पैसे देते हैं। एक हॉस्पिटल हमारा भी है बॉम्बे में, टाटा हॉस्पिटल है। प्लीज़ अगर आना हो तो प्लीज़ आ जाइए। कहने का मतलब है कि ये पता कीजिए कि झारखंड गवर्नमेंट की जो स्कीम है इससे और किस हॉस्पिटल्स में जहाँ पे कि इलाज पॉसिबल है और जहाँ की गवर्नमेंट पैसे देती है उसका, ये पता होना और लोगों से लाइज करना इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जो कि मैंने और जगहों पे देखी है, यहाँ पे भी काम होता होगा, शायद मेरे संज्ञान में नहीं है, कि अब जैसे मैंने देखा मेरे उड़ीसा के फ्रेंड्स थे, वहाँ पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया हुआ, दे हैव बिकम अ लाइजन पर्सन बिटवीन द कि जो हॉस्पिटल्स के जो केयर हैं। अब जैसे उनको टाटा हॉस्पिटल आना है या किसी तरह हॉस्पिटल में जहाँ उनको जाने का मन है कि किसी को कैंसर का शक है, उनसे वो बात करते हैं, उनको वो सारा हेल्प कर देते हैं, क्या क्या पेपर वर्क चाहिए, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, जिससे वहाँ जाके उनका इलाज हो सके। तो मेरी सलाह रहेगी औरों कि आज के टाइम में कि कई सारे हॉस्पिटल आपके झारखंड में हैं, उसके अलावा बाहर में भी हैं, जिनका ध्यान करना चाहिए और ज़रूरत हो तो वहाँ जाना चाहिए। एंड ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास वहाँ पे आपकी सरकार उस ट्रीटमेंट के लिए और उस टेस्ट के लिए पैसे देती है, उसका एक लाभ उठाने के लिए। यहाँ पर एक नहीं कई एनजीओ की ज़रूरत है जो कि हमें लोगों से समाज में बात करना चाहिए। कुछ लोग सामने आएँ जो कि पूरे राज्य में ये बताएं कि अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो यहाँ पहुँच के आपका इलाज हो सकता है। बट
ये बिल्कुल ही बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, जिससे जहाँ लोगों को तकलीफ़ है और जहाँ उन्हें पहुँचना है उसके बीच का गैप कम हो। और दोनों चीज़ें हैं, लोग हैं, संसाधन भी सरकार ने दी है और हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ इलाज हो सकता है, बट उनके गैप को कम करने की ज़रूरत है। यह है कि आप ठीक ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना है। इसमें सरकार अगर वैसे लोगों को पैसे से मदद करती है जिनकी सालाना तनख्वाह अगर 8 लाख, सालाना कमाई 8 लाख रुपए है टोटल, और पिछले 3 साल से आप 8 ही लाख तक कमा पा रहे हैं, तो आप इस योजना के पात्र हो सकते हैं और आपको सरकार 10 लाख रुपए तक की मदद करती है, जो अस्पताल को सर्टिफिकेट देता है। और एक एग्जाम्पल मैं ही हूँ कि मुझे झारखंड सरकार ने सपोर्ट किया है कि मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करा सकूँ। शुरू में हम लोग गए थे अपने दम पे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने वो खर्चा उठाना शुरू किया और अभी तक वो चल रहा है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी खबर आप शेयर कर रहे हो कि एंड एक लाइव एग्जांपल है लोगों का कि देखिए अगर आप कोशिश करें तो बेनिफिट मिलता है, बट बिल्कुल आप जो सजेस्ट पहले कर रहे थे कि वो गैप है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इन जनरल गैप है इंडिया में, और हमारे राज्य में और भी ज़्यादा गैप है जहाँ हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और होता है कि जैसे हम लोग जब बड़े शहरों में जाते हैं इलाज के लिए, रांची और झारखंड से लोग अमूमन 3 जगह जाते हैं। एक तो टाटा अस्पताल मुंबई, फिर वेलोर में जो CMC वेलोर है वहाँ, और एम्स या फिर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में। यही है फ्रीक्वेंटली लोगों का जाना इन अस्पतालों में। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक बार तो गए, डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट शुरू हो गया और सर्जरी वगैरह हो गई, लेकिन उसके बाद है कि फॉलोअप का मामला। जैसे मैं 21 महीने से आप ही की टीम के डॉक्टर्स मुझे देखते हैं, आप ठीक है, मैं सारा सभी काम करते हुए इलाज कर रहा हूँ, जानते हैं कि मैं कैंसर के लास्ट स्टेज का मरीज हूँ, लंग कैंसर मुझे है। तो फॉलोअप का जब मामला आता है तो कई दफ़ा फिर क्योंकि लॉन्ग टर्म चलता है तो पैसे की दिक्कत होने लगती है। फिर ये है कि भाई आप रहेंगे कहाँ, कैसे खाएंगे, कम से कम 6-7 दिनों का आपका वो होता है रहने का मामला, तो फॉलोअप छूट जाता है। तो कीमोथेरेपी शुरू की, रुक गई, रेडिएशन हुआ, रुक गया, इम्यूनोथेरेपी जिसकी बात आप कर रहे थे, ठीक है, 2 हमने साइकिल करा लिया, तीसरे साइकिल में पैसा ही नहीं हुआ, रुक गया। क्या करे आदमी, फॉलोअप कितना, पहले 2 सवाल है मेरी। एक तो फॉलोअप कितना ज़रूरी है, फॉलोअप में कैसे, जैसे मुझे ही जब मैं लास्ट ईयर मुझे जनवरी 30 को डायग्नोस हुआ, 1 फरवरी को हम लोग मुंबई में थे, 2 को एडमिट हो गए। तो जब लौट कर आया तो मेरा पहला फॉलोअप अप्रैल में था। तो मेरे ही घर के लोगों ने कहा, मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, अब तो मैं कुछ जानता हूँ आप लोगों के कारण, तो लगा कि अभी बहुत कोविड है, अभी नहीं जाते तो ठीक हो जाता, ठीक रहता। बाद में फिर डॉक्टर साहब से ऐसे ही फ़ोन पे पूछ लो, तो मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे, कोविड है तो है, मुझे फॉलोअप कराना है। फॉलोअप कितना इंपॉर्टेंट है और फॉलोअप में जो दिक्कतें होती हैं, आप ठीक ही NGO की भी चर्चा कर रहे हैं, फॉलोअप के बीच की दिक्कतों को कैसे कम किया जा सकता है? अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल मानता हूँ कि जो आपने सवाल 2 कंपोनेंट उठाए हैं। एक तो है कि फॉलोअप कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम क्या करें कि फॉलोअप हो, क्योंकि फॉलोअप इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि पेशेंट नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो इट इज़ अ ब्रोकन सिस्टम। बिल्कुल। तो पहला चीज़ है कि इसमें कोई शक नहीं कि फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा है कि ओवर द टाइम पीरियड टेक्नोलॉजी ने कई सारे हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, जो कि हमें बताता है कि आप कई सारे चीज़ को ट्विक करके ये इंश्योर कर सकते हो कि आपको 2000 किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं, बिल्कुल आपके बात से वाकिफ़ रखता हूँ, 1 बार जाना, 2 बार जाना पॉसिबल होता है, वो भी मुश्किल होती है, लेकिन हर बार 2-4 महीने में जाना, अपने जॉब से लीव लेना, घर परिवार को छोड़ के जाना, वहाँ रहने के इंतज़ाम की मुश्किल, फिर वहाँ पे टेस्ट कराना, दिखाना, फिर वापस आना। एंड ये रियल वाक़या है जो मैं शेयर करूँगा, जो बताएगा कि फॉलोअप की प्रॉब्लम है। और उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि रवि जी ने जब बताया कि वो लास्ट स्टेज के हैं, बट बिल्कुल फिट हैं। स्टेज लास्ट मतलब तो आप इलाज कर रहे हैं। स्टेज लास्ट मतलब ये नहीं होता है कि इंसान को कल कुछ होने वाला है। तो ये ऑडियंस के लिए था कि वो लास्ट स्टेज अगर कोई डॉक्टर बताए तो आप डिसहार्टन मत होइए, उसका इलाज होता है। नाउ कमिंग टू एक जो वाक़या मैं बता रहा हूँ
एक पेशेंट थे जो कि बिहार में एज अ टीचर कहीं काम करते थे, पारा टीचर, एंड हमने लोगों ने मिल करके उनको फ्री दवा इंतज़ाम कराया था। और हम बड़े खुश थे कि चलो भाई, हम लोगों ने मेहनत करके उनके ये दवा इंतज़ाम कर दिया। उसमें था उनको हर एक 3 महीने आने का। तो 3 महीने बाद जब कुछ महीने आए कई बार, फिर उसके बाद वो थोड़े से दुखी थे। तो फिर हम परप्लेक्स थे कि क्या हो गई बात, दवा तो इंतज़ाम हो गई थी। तो हमने पूछा उनसे कि साहब क्या हो गई, दिक्कत क्या आ रही है? बोले मैं नहीं इलाज करा पाऊँगा। तो हमने बोला दवा भी फ्री मिल रही है, आप बिल्कुल ठीक हैं। तब उन्होंने वाकया बताया कि जितनी उनकी इनकम होती है, उनके घर में उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और उनकी जो इनकम आती है उसके बाद यहाँ आने जाने का जो उन्होंने खर्चा बताया, वो हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई उनकी मेजर प्रोपोर्शन ऑफ जो उनकी इनकम है वो उसमें चली जाती है जी। तो उसके लिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें उसमें सोल्यूशन ढूंढना। पहला तो टेक्नोलॉजी है, वो हमने हमारे हॉस्पिटल में तो चालू की है, उसको बोलते हैं टेली कंसल्ट, लोग उस पर बात कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने वहाँ लंग कनेक्ट चालू किया है, जिसमें रवि जी काफ़ी हेल्प करते हैं, और जिससे लोग अपने डॉक्टर से पेशेंट आपस में बातें कर सकें, जिससे कि उनको हर बार बार वहाँ ना आना पड़े। तीसरा, एक और भी काम हमने चालू किया है कि जहाँ जहाँ भी लोकल डॉक्टर हैं उनके साथ हमने बातें करने चालू की हैं, जिससे कि जिस पेशेंट का जो लोकल जगह पे, वहाँ पे उनका केयर हो जाए, और हमें सिर्फ वो इंटीमेट कर दें, बता दें कि देखिए यहाँ देखा हो गया है, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ सब ठीक चल रहा है। जैसे आपका भी कीमोथेरेपी यहाँ चल रहा है, तो वो एक तरीका भी हम लोगों ने ढूंढा है। और ये तरीके और ढूंढे जाने चाहिए, ये तरीके और होने चाहिए। जैसे कि रांची में ही नहीं, अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर डे केयर हो झारखंड में, या हर एक ऑल्टरनेट डिस्ट्रिक्ट में हो जी, तो पेशेंट को रांची भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अभी दिया है, टाटा हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में डे केयर सेटअप करने के लिए। देखिए अभी क्या होता है, अगर वो हो पाता है तो अगेन दैट विल बी अ वेरी गुड सॉल्यूशन, कि आपने ऐसे सेटअप की जहाँ की जो मिनिमम ट्रेंड लोग हैं वो आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहीं पे फिलअप कर सकें। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़े, और जो ट्रैवल करके जाएं तो उनके बीच में आपस में संवाद हो, जो कि वहाँ का काम लोकल जगह हो सके। क्या अभी थोड़ा हो पाया है? हाँ, थोड़ा हुआ है। क्या और होने की ज़रूरत है? बहुत सारा और काम होने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से वाकिफ़ रखता हूँ, 2000 किलोमीटर दूर जाके काम कराना, इलाज कराना, ये पेशेंट पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। हर 3 महीने पे जाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सर एक चीज़ और है कि जब हम कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं तो भारत में या भारत से मैं देखता हूँ टाटा में बांग्लादेश के काफ़ी मरीज़ रहते हैं, लंग कैंसर के काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं जब हम लोग लाइन में रहते हैं वहाँ। तो क्लिनिकल ट्रायल्स की जब बात होती है, हालांकि बहुत अच्छे ट्रायल्स भी हुए हैं, एक का तो फ़ायदा मैं ही उठा रहा हूँ, जेफिटिनिब प्लस पेमेट्रिक्स्ट का। ये कई सारी दवाइयाँ हैं, ऐसे मुझे भी जो दवा पहले डॉक्टर साहब ने बताई, डॉक्टर सुनील थे तब आपके बिहाफ में, तो ओसिमेटिनिब तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि उसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए थी, और तब स्कीम था 1+2 का, मतलब 3 महीने में 5 लाख। तो मुझे लगा कि अगर 1 साल तो चलिए चल जाए, उसके बाद सर्वाइव कर गए तो फिर फैमिली नहीं रह पाएगी। जो मेरा भी मैं 45-46 की उम्र है, अब मैं 47 का होऊंगा अगले साल, तो जाहिर है कि वो एक चुनौती तो मैं नहीं ले पाया। क्लिनिकल ट्रायल्स कम होते हैं इंडिया में, बाहर ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि बाहर की कंपनियां दवाई बनाती हैं तो भारत में आती हैं तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है। क्या वजह है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो पाते? दवाइयों की कीमत को कैसे, अच्छा गवर्नमेंट भी कई दफ़ा कह दे कि हमने कंट्रोल किया है, तो आप पैरासीटामोल का दाम अगर कम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है? अगर ठीक है जेफिटिनिब का दाम काफ़ी कम हुआ, लेकिन ओसिमेटिनिब का, इस तरह की दवाइयाँ हैं इम्यूनोथेरेपी की, उनका दाम कम हो तो मरीज़ को कुछ फ़ायदा हो, कैसे कम किया सकता है? तो दवाइयों की कीमत कैसे ठीक होगी कैंसर या इस जैसे रोगों की, और क्लिनिकल ट्रायल्स और फ्रीक्वेंटली हो इंडिया में, इसमें कहाँ बाधा है? तो पहली इन जनरल कॉस्ट की बात करेंगे, एंड देन न्यूएस्ट दवा के बारे में बात करेंगे, जहाँ आपका क्वेश्चन है। तो पहले मैं बोलूँगा कि इन जनरल इंडिया में दवाइयों का दाम कम है, एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट जाती है सरकार के जिन नियमों की वजह से। तो सरकार को काफ़ी क्रेडिट मिलनी चाहिए इस चीज़ के लिए
कि जो जनरल दवाइयाँ हैं हमारी, जो थोड़ी ओल्डर दवाइयाँ हैं, उनकी कीमत उन्होंने काफ़ी कम की हुई है, उनकी पॉलिसीज़ है। एंड हम जेनरिक दवाइयों का हम वर्ल्ड लीडर हैं, तो उसकी एडवांटेज हमें मिलती है। जहाँ आपने क्वेश्चन रेज़ किया कि जो नई दवाइयाँ आती हैं वो चूँकि एमएनसी बनाती हैं तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे तरीके हैं उसकी दवाइयों का दाम कम करने के लिए। एंड जो आपने सजेस्ट किया, मेरे ख्याल से वो सबसे सही तरीका है कि क्या हम अपने यहाँ दवाइयाँ विकसित करें। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनकी भी ये विज़न है कि रिसर्च काफ़ी होना चाहिए अपने देश में। अपने देश में रिसर्च थोड़ा कम होता है। एंड देखिए, रिसर्च का एक बेस्ट एग्जांपल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी पहले ये बात बोली थी, और जो मार्स पे जो हमारी सैटेलाइट गई थी, जो उसकी कॉस्ट थी, उन्होंने बताया था कि जो हमें ऑटो की जो कॉस्ट होती है पर किलोमीटर, उस कैसे कम कॉस्ट में गई थी। उसका रीज़न था कि काफ़ी सारे रिसर्च उसमें इंडिया में हुए थे उस चीज़ के लिए। उसी तरह हर एक चीज़ के लिए जो रिसर्च इंडिया में होनी चाहिए, जिससे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें आएँ। और सेम ये चीज़ है दवाइयों के लिए भी। तो अगर हमें नई दवाइयाँ विकसित करनी है या पुरानी दवाइयों को सही तरीके से यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें वो इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि बहुत सारे रिसर्च हों। आपने बिल्कुल सही बोला कि थोड़ी रिसर्च होती है। एंड मैं आई एम वन ऑफ द पर्सन जो कि टाटा हॉस्पिटल में रह के बेनिफिशियरी रहा हूँ, इसमें पार्टिसिपेट करने में, सीखने में और करने में भी, जिससे कि दवाइयों की प्राइस कम हो। लेकिन ये एक इकोसिस्टम बड़ा होना चाहिए कि हमारे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सब जगह रिसर्च फैसिलिटेट होना चाहिए। और रिसर्च के लिए जो 1991 का मोमेंट है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी 1991 के बाद बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बहुत सारे नई चीज़ें आई, जो उसकी रेस्ट्रिक्शंस थी वो ऐसे मॉडिफाई हुई, रूल अच्छे बने, बट जो लोग अच्छा काम करना चाहते थे उनकी रुकावट कम हुई। रिसर्च का वो मोमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में खासकर हेल्थ साइंस में रिसर्च का मोमेंट, जैसे इकोनॉमी का 1991 का मोमेंट था, वो हो, जिससे कि तरह तरह की दवाइयाँ जो आज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है वो यहीं विकसित हो। और अगर वो यहाँ विकसित होगी तो हमने हमेशा देखा है कि हमारे देश में अगर कभी भी कोई चीज़ विकसित होती है और जो बनती है, जनरली वो हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए चीपर होती है। एक एग्जांपल आपने अपना दिया, एक अभी हम लोगों ने इम्यूनोथेरेपी के ही रिसर्च की थी, वो भी टाटा हॉस्पिटल में थी। उसकी डोज जो है उसकी एवरेज कॉस्ट करीब 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ आती है। हमने डोज वेरी करके उसको यूज़ किया था। अब उसकी जो कॉस्ट है 1/10 आती है, और जो कॉस्ट 2 to 3 लाख रुपीज़ है, आज वो पेशेंट 20,000 25,000 रुपीज़ पर मंथ में वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर रिसर्च हुई। तो उसकी एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत लेकिन हर एक को है। यहाँ पे सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए हैं। अभी जो रीसेंट रूल्स आए हैं रिसर्च के, वो बड़े अच्छे रूल्स हैं। अभी डॉक्टर्स को, रेगुलेटर्स को और समाज को, क्योंकि समाज में रिसर्च के प्रति थोड़ी काफ़ी नेगेटिव फीलिंग है और उसमें प्लीज़ बुरा मत मानेगा रवि जी, मीडिया का भी थोड़ा सा उसमें हाथ है, जिसमें उल्टा हाथ हमें चाहिए उनका, कि वो समाज को बताएं कि क्यों रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बाकी के लिए छोड़ देने के लिए। बाकी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, वो अलग बात है। कैसे रिसर्च पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक गाइडलाइन होती है, उसको बोलते हैं NCCN गाइडलाइन, तो खैर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या है। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी होती है कि जो सबसे अच्छी जो पेशेंट की केयर होती है वो पेशेंट्स की होती है जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो न्यूज़ है वो जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी प्रेशर समाज की तरफ से, पेशेंट की तरफ से सिस्टम पे रहेगी। एंड आई एम श्योर फिर देन डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर वो फोर्स्ड होंगे कि हमें रिसर्च करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज़ किया कि रिसर्च हमारे यहाँ कम होता है
और हम सबको मिल करके ये रिसर्च के काम बढ़ाने हैं। चलिए सर, हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। थोड़ी बात आप कर रहे थे लंग कनेक्ट की चर्चा हम लोगों ने की। मैं खुद भी उसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता हूँ और कई बार मुझे कई सारे अच्छे एग्जाम्पल्स उसमें मिल जाते हैं। इंटरेक्शन तो स्वाभाविक तौर पर होता ही है। लंग कनेक्ट कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि मैं देखता हूँ तो बाहर लंग कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया, लंग कनेक्ट यूएस, कहीं सारे, इंडिया में नहीं था। लंग कनेक्ट इंडिया बहुत बाद में आया। ये कैसे आपने सोचा और क्या उम्मीदें हैं आपकी इससे? तो ये ये कोविड का टाइम था एंड उस वक्त पेशेंट्स के काफ़ी हम ईमेल, अब इसके पहले हमारी ईमेल एक सिस्टम थी हमारे यूनिट में, तो ईमेल से लोगों के ईमेल आने लगे कि देखो ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, हम आ नहीं पा रहे। तब सडनली में ध्यान आया कि किसी तरह तो इनसे कम्युनिकेट होना चाहिए। और उसी वक्त एक संजीव जी हैं, एनजीओ में काम करते हैं और अच्छे मित्र हैं हमारे, उनकी ये सोल्यूशन थी कि डॉक्टर कुमार, हम क्यों नहीं पेशेंट से डायरेक्टली बात करते हैं। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है जहाँ की 50 पेशेंट एक साथ आ सकते हैं और हम देखते हैं क्या वो सोल्यूशन से उनको खुशी होती है कि नहीं, उनको सोल्यूशन मिलते हैं कि नहीं उनसे बात करके। एंड वो पहली मीटिंग में इट वाज अ बिग सरप्राइज कि पेशेंट्स को ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस थे कि देखो हम अभी नहीं आ पाते हैं, सीटी स्कैन अगर 1 महीने बाद करें तो चलेगा क्या, और सिर्फ इतना बताना कि कोई बात नहीं है, 1 महीने बाद आइए। दैट वाज अ इमेंस सेटिस्फैक्शन फॉर पेशेंट एंड ऑल्सो फॉर अस कि ये एक सोल्यूशन हो गया उनके लिए। उनको टैबलेट नहीं मिल रही है तो उनको लोकल जगह पे किसी से बात करके उनके घर टैबलेट पहुंचा देना, वो भी एक बड़ी सोल्यूशन थी उस पेशेंट के लिए। सो लंग कनेक्ट से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप डायरेक्टली बात करते हैं पेशेंट से, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लगता है छोटी चीज़ें हैं, उस पेशेंट के लिए, उस केयर गिवर और उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सुकून का चीज़ होता है एक बार डॉक्टर से सुन करके। और उसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट्स आपस में बात करने लग गए। वो पेशेंट को पेशेंट से सोल्यूशन मिलने लग गया। और उसके बाद समाज में कई सारे लोग आए जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, समाज में जो कि संगीत कार्यक्रम करते हैं, वो उसके साथ पार्टिसिपेट करने लगे। तो हमने देखा कि वो एक ऐसी इकोसिस्टम बनी जिसमें आपस में लोग बेनिफिट करने लगे उससे। आई होप वो और आगे बढ़े और कई सारे सोल्यूशन लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए दे। और इस लंग कनेक्ट का उदाहरण लेके शायद और लोग भी और ज़्यादा काम करेंगे तो शायद पेशेंट को और ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा। और आपकी भागीदारी के लिए और कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मुझे जब 2 चीज़ें हैं, एक तो जब जाता है आदमी मंदिर में भगवान के पास तो वो भक्ति में जाता है, वो भक्त होता है तो लगता है कि नहीं भगवान अल्टीमेट है, इनसे कोई सवाल नहीं होता है। हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम जानते हैं कि ये धरती के भगवान है, लेकिन एक ऐसे भगवान है जिसमें सिर्फ भक्ति नहीं है, हम सवाल करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और आप उसका जवाब देते हो। हमारे लिए जब होता है ना गुरु गोविंद दो खड़े, तो उस भगवान से ज़्यादा बड़े भगवान तो हमारे डॉक्टर्स हैं। तो मुझे कई दफ़ा सवाल पूछने में भी मैं उतना शायद नहीं खुल पा रहा होऊंगा अब तक के कार्यक्रम में। एक सवाल यह है कि जो अब तक हम लोग समझ पाए हैं कैंसर के मरीज होने के नाते, कि कैंसर क्यों होता है, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए इससे कैंसर होता है, या फिर शराब भी कुछ जो मतलब शराब भी का एक कारण है। क्या कारण है? एक आदमी जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो कैसे बचे कैंसर से? उसके पहले मैं बोलूँगा रवि जी, अगर टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप ना तो इंटरव्यू बढ़िया नहीं रहेगी। तो प्लीज़ जितने टफेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जरूर पूछिए। एज अ डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है कि हम जितने नॉलेज जो है हमारे उसमें हम बता पाएँ, और जहाँ नहीं होगा वहाँ हम बताएंगे कि देखिए ये वाली बात मुझे नहीं पता है। तो बिल्कुल आपका हक है और ज़रूर पूछिए टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू कि कैंसर के कारण क्या हैं। देखिए सारे कैंसर्स के कारण नहीं पता, बट ऑलमोस्ट 2/3 कैंसर के कारण पता है। तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। उसमें कॉमन चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वही हैं जो हमें हमारे माँ बाप बताते हैं कि बच्चे ये ना करो, और जो हम अपने बच्चों को बताते हैं। जैसे तंबाकू, बिल्कुल आपने सही बोला। ऑलमोस्ट हमारे 40% कैंसर, हमारे देश में करीब 12 से 13 लाख नए कैंसर होते हैं हर साल। अगर तंबाकू ना हो तो 40%, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 लाख कैंसर या 5 लाख कैंसर नहीं होंगे अगर तंबाकू ना हो। अल्कोहल किसी अमाउंट में और ये कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ा देती है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल,
ओवर द टाइम पीरियड, चूँकि अर्बनाइजेशन हुई है, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हुई है, तो उसमें फिर आपकी रिस्क बढ़ जाती है। उसके बाद ओबेसिटी, खान पान में हम जो हेल्दी जो फूड हैबिट्स जो हम नहीं रखते हैं, अगर ये सारी चीज़ हम हटा दें तो ऑलमोस्ट 60 to 70% कैंसर ना हो। बट ये बात भी सही है जो आप बोल रहे कि क्या सबका पता है? नहीं जी, बाकी 30-40% कैंसर का रीज़न आज हमें भी नहीं पता है। आई होप फ्यूचर में हमें उसके बारे में पता चल जाए कि वो किस वजह से होता है। बट जिनका पता है उसके बारे में हमारी और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि लोगों को पता चले कि ये ना करो, इससे बचो, जब तक कि बाकी और का पता हमें अभी नहीं चल रहा हो। डॉक्टर कुमार, अब वक्त नहीं हमारे पास कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। ये भूख है एक्चुअली आपसे सवाल पूछने की, जो ख़त्म नहीं होगी, मुझे पता है, मतलब मेरी ख़त्म होगी और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी शायद ये महसूस होता होगा। हम लोग फिर किसी कार्यक्रम में, फिर किसी प्लेटफॉर्म पे मिलने की कोशिश करेंगे, इस तरह के सवाल आपसे लेंगे। आप अपनी इतनी बिजी शेड्यूल से आप एयरपोर्ट से सीधे हमारे स्टूडियो आए, हमसे इतनी सी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके मतलब की बातें हमने पूछी होंगी, क्योंकि ये खुदा ना करे कि कोई एंकर कैंसर पीड़ित हो और किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करे फिर भविष्य में भी। लेकिन ये मेरे लिए सुखद या दुखद जो भी संयोग है, वो संयोग है कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और 4th स्टेज का पेशेंट हूँ, और मैंने उन्हीं सवालों को लेने की कोशिश की है जो एक मरीज के मन में आती हैं। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।